नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का जो कहानी होने वाला है वो थोड़ा-सा अलग होने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे कालपुरुष के बारे में। तो कालपुरुष क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ। तो हमारे वैदिक ज्योतिष में कालपुरुष को एक कॉस्मिक बीइंग माना जाता है। मतलब एक ऐसा ब्रह्मांडीय रूप जिसके अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। ज्योतिष के हिसाब से 12 राशियाँ असल में कालपुरुष के शरीर के अलग-अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मेष राशि उसका सर है, वृषभ उसका चेहरा, मिथुन उसके बाहु, कर्क उसका सीना, सिंह उसका दिल और ऐसे ही बाकी राशियाँ उसके शरीर के नीचे के हिस्सों को दर्शाती है। पुराने ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है कि धरती पर कुछ जगह ऐसी होती है जो कालपुरुष के शरीर के अलग अलग एनर्जेटिक पॉइंट से अलाइन होती है। अगर कोई जगह शनि, राहु या दूसरे मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव वाले पॉइंट पर हो तो वहाँ रहने वाले लोगों को अक्सर अजीब मुश्किलें फेस करनी पड़ती है। फाइनेंशियल लॉस, बीमारी, मेंटल डिस्टर्बेंस और कभी कभी कुछ ऐसा जो समझ के बाहर होता है। और मौत एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर बन जाती है ये सब में, वो चाहे एक का हो कि वो चाहे बहुत लोगों का हो। तो ऐसा ही एक कहानी होने वाला है आज का। तो मैंने आपको ये आज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कालपुरुष क्या होता है। दोस्तों, जैसे हम लोग सबको पता है, मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। रात हो या दिन, सड़कें चलती रहती है, लोग काम करते रहते हैं और हर बिल्डिंग के अंदर हज़ारों कहानियाँ छुपी होती है। लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिनके बारे में लोग खुलकर बात भी नहीं करना चाहते। ऐसी एक कहानी है मुंबई के एक अपार्टमेंट की। मैं अपार्टमेंट और जगह की नाम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सारी फैमिली आज भी रहती है। तो ऐसे ही एक दिन एक फैमिली उधर शिफ्ट होता है सपने लेकर, लेकिन कुछ महीनों के अंदर उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। सिर्फ उनका ही नहीं, बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उनको कुछ ना कुछ होते रहते हैं। और जिन लोगों ने बिल्डिंग छोड़ दिया टाइम पे, शायद थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल उनके साथ होता है। तो लोग जब बाद में उस जगह के बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ, लोग इतना छोड़ के क्यों जा रहे हैं, इतनी सारी पीड़ाएं हो क्यों रही है लोगों को, तो सबके अंदर से एक ही शब्द निकलता था, कालपुरुष। और कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलने लगते थे कि वो जगह शापित है। तो 2012 की कहानी है। मुंबई के एक रिलेटिवली शांत रेसिडेंशियल एरिया में एक नया अपार्टमेंट बना था। बिल्डिंग मॉडर्न था, 12 फ्लोर्स का, नीचे छोटा सा मंदिर भी बना हुआ था, पार्किंग भी अच्छी थी और बैल्कनी से शहर का अच्छा व्यू मिलता था। बिल्डर ने उसे लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरह मार्केट किया था। धीरे धीरे फैमिलीज वहाँ शिफ्ट होने लगी। उन्हीं में से एक फैमिली थी मुखर्जी फैमिली, मिस्टर रजत मुखर्जी, उनकी वाइफ अनन्या और उनकी 8 साल की बेटी रिया। ये लोग कोलकाता से मुंबई आए थे क्योंकि रजत को यहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई थी। उनके लिए एक नया अपार्टमेंट एक फ्रेश स्टार्ट था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पहले कुछ हफ्तों तक सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे छोटी छोटी अजीब बातें नोटिस होने लगी। सबसे पहले रजत को एक चीज़ स्ट्रेंज लगी। हर रात लगभग 3 बजे के आसपास कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाज़ आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पहले रजत ने सोचा कि कोई रेसिडेंट लेट नाइट घर आ रहा होगा, मुंबई में क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये आवाज़ ऑलमोस्ट हर रात सेम टाइम पर आती थी। एक रात क्यूरियोसिटी में रजत ने डोर खोला और कॉरिडोर क्यूरियोसिटी में झांका। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, ट्यूबलाइट की हल्की सी रोशनी थी और पूरा फ्लोर बिल्कुल साइलेंट था। लेकिन जब रजत ने लिफ्ट के पास वाले की तरफ देखा, उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो उसको समझ नहीं आया। वॉल पर एक आदमी की शैडो आ रहा था, लेकिन कोई उसको दिख नहीं रहा था, जैसे कोई आदमी लिफ्ट के पास खड़ा था। रजत ने सीधा लिफ्ट एरिया की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली जगह थी, लेकिन वॉल पर शैडो क्लियरली दिखी हुई थी। रजत ने उस वक्त उस बात को इग्नोर कर दिया। उसने सोचा शायद किसी फ्लैट के अंदर की लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन बन गया होगा। तो अगर कहानी इधर ही ख़त्म हो जाता तो शायद अच्छा होता, बहुत लोग बच भी जाते। लेकिन अगले कुछ हफ्तों में सिचुएशन और डिस्टर्बिंग होने लगी। रजत ये चीज़ नोटिस कर रहा था कि उनके बिल्डिंग में उनके जो नेबर्स है वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और उनकी बेटी रिया रात को बार बार डरकर नींद से उठने लगती है।
वो रोती थी और कहती थी कि बैल्कनी के पास एक लंबा आदमी खड़ा होता है। जब अनन्या उसे पूछती कि कौन आदमी है, तो रिया सिर्फ इतना बोलती थी, उसका कोई फेस नहीं है मम्मा, सिर्फ एक शैडो है। तो पेरेंट्स ने पहले उसे इमेजिनेशन समझा, क्योंकि पहली बात तो वो लोग बच्चे हैं और बच्चे कभी कभी अजीब सपने देख लेते, ये बहुत कॉमन है क्योंकि बच्चे कार्टून भी बहुत देखते हैं। लेकिन एक रात अनन्या खुद किचन की तरफ जा रही थी, तब उसने लिविंग रूम की वॉल पर एक शैडो देखी। शैडो बहुत लंबी थी और बिल्कुल स्टैटिक खड़ी थी। प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त घर के लाइट्स ऑफ थे और कोई सोर्स नहीं था जो इतना क्लियर शैडो बना सके। अनन्या ने तुरंत लाइट्स ऑन की। जैसे ही लाइट जली, शैडो गायब हो गई। अब रजत और अनन्या दोनों टेंशन में आ गए। उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या और रेसिडेंट्स ने भी कुछ अजीब नोटिस किया है। गार्ड ने पहले तो ये बात टाल दी, लेकिन बाद में उसने धीरे से बताया कि कुछ लोगों ने लेट नाइट कॉरिडोर में किसी लंबे फिगर को खड़ा हुआ देखा है। जब वो पास जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। ये सुनकर रजत को पहली बार सच में डर लगा। फाइनली रजत ने डिसाइड किया कि वो एक ज्योतिष से कंसल्ट करेगा। उसने बिल्डिंग का एड्रेस और कंस्ट्रक्शन डेट एस्ट्रोलॉजर को दिया। एस्ट्रोलॉजर ने कुछ कैलकुलेशंस किए, कुंडली टाइप का एक चार्ट बनाया और वास्तु के हिसाब से भी जगह का अच्छे से कैलकुलेशन किया। फिर उसने रजत से एक अजीब सवाल पूछा। उसने पूछा कि क्या उनके घर में रात के टाइम शैडो या फुटस्टेप्स जैसी चीज़ें हो रही है। रजत हैरान रह गया क्योंकि उसने एस्ट्रोलॉजर को अभी तक ये सब बताया नहीं था। एस्ट्रोलॉजर ने फिर कहा कि जिस जगह पर उनका बिल्डिंग है वो कालपुरुष के एक ऐसे सेक्टर से अलाइन होता है जहाँ शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ज्योतिष के हिसाब से शनि का कर्मा, सफरिंग और कार्मिक पनिशमेंट का घर माना जाता है। तो ज्योतिष ने रजत को सीधा एडवाइस दिया कि जितना जल्दी हो सकता है इस अपार्टमेंट को छोड़ दो, क्योंकि तुम इधर रहने नहीं आए हो, तुम उधर रह भी नहीं सकते पहली बात तो। और कालपुरुष जो है, कालपुरुष तुम्हारे घर पे नहीं आया, तुम कालपुरुष के घर पे आए हो रहने के लिए। तुम्हारा कुछ अधिकार नहीं बनता है, जब तक सब कुछ अच्छा है तब तक निकल जाओ। तो रजत ने उतना ध्यान नहीं दिया ये बात को। रजत ने ऐसा समझा कि कुछ सुपरस्टिशन होगा। और मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं, रजत जो था मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ को क्वेश्चन करता था। अगर भगवान होता है तो लोग इतने सफ़र क्यों करते हैं, लोगों को इतना प्रॉब्लम्स क्यों हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नास्तिक टाइप का आदमी था, क्योंकि वो भगवान का पूजा पाठ करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता था। तो रजत ने घर आकर अनन्या को सब कुछ बताया। दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो अगले वीक तक एक नया फ्लैट ढूंढ लेंगे, लेकिन शायद तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तो सितंबर की एक रात में बिल्डिंग के कुछ रेसिडेंट्स ने रात के लगभग 3 बजे एक ज़ोर की आवाज़ सुनी, जो मुखर्जी फैमिली के फ्लैट से आ रही थी। सिक्योरिटी गार्ड और कुछ पड़ोसी तुरंत वहाँ पे गए। डोर अंदर से लॉक था। जब डोर तोड़कर खोला गया तो अंदर एकदम कैओटिक था, जैसे कि क्या हो गया, सब कुछ उथल पुथल था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, ग्लास टूट चुका था और पूरा घर बिखर गया था। और मुखर्जी फैमिली ज़मीन पर बेजान पड़ी थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और ऑफिशियली उसे एक ट्रैजिक डोमेस्टिक इंसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बिल्डिंग में कई रेसिडेंट्स जो आज भी लगता है उनको कि रात को कुछ और हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि उस रात कॉरिडोर के सीसीटीवी में एक अजीब चीज़ रिकॉर्ड हुई थी। कैमरा में लिफ्ट के पास एक लंबी सी शैडो दिख रही थी, जैसे कोई आदमी वहाँ खड़ा हो। लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड ने उस वक्त कॉरिडोर चेक किया, वहाँ कोई नहीं मिला। अगले कुछ महीनों में उस बिल्डिंग के कई रेसिडेंट्स लोगों ने वो बिल्डिंग को छोड़ दिया, और जिन लोगों ने नहीं छोड़ा उनके साथ भी ऐसे दुर्घटनाएं घटती रही, मौतें होती रही, उधर चीज़ें बिखरता गया। मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि रजत जब ये बिल्डिंग पे रहने आए थे तब उनके साथ एक और बंगाली फैमिली इधर रहती थी 3rd फ्लोर में। तो वो लोग एक कपल थे, न्यूली वेड, और उन लोगों ने एक ही दिन अचानक से बिल्डिंग छोड़ दिया। और उनका रिलेशनशिप में इतना झगड़ा हो रहा था कि उनको लग रहा था कि डिवोर्स हो जाएगा उनका। तो अभी जैसे बंगाली सेंटिमेंट्स होता है, मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर बंगाली, तो बातचीत सब होता था।
तो रजत को उस बंगाली फैमिली ने पहले ही बताया था कि रजत दा आप ये बिल्डिंग छोड़ दो, सब कुछ अच्छा रहते रहते, कुछ सही नहीं है उधर, हमारा सब कुछ ख़त्म होने वाला था। लेकिन जब से हम लोग उस जगह से निकल गए तब से चीज़ें सही होने लगा। तो रजत ने ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था। तो दोस्तों, मैं आपको आज के कहानी के थ्रू यही मैसेज पोर्ट्रे करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हमारे सनातन धर्म में है वो हम लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि एक्चुअल में करना नहीं चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस के तौर पे शायद बहुत कुछ प्रूव ना हो, लेकिन धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अगर देखेंगे तो हमारे जो सेंट्स थे और जो भी ऋषि मुनि ऋषि थे, उनका कैलकुलेशन एकदम एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉपर था। ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे फेक बहुत ज़्यादा है ये दुनिया में, पर फिर भी अपने शास्त्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे सनातन धर्म इज़ नॉट जस्ट ए धर्म, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो आई वांट टू एंड दिस वीडियो ऑन ए पॉजिटिव नोट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। और आपके पास कोई अगर दूसरा स्टोरी हो, आप ज़रूर मेरे को भेजो, बिकॉज आई वांट स्टोरीज टू फीचर ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच।